Hello to all of you. Today I am before you with my third and the last video of the art of writing answers in sociology. I am very much thankful to all of you that all the aspirants preparing for the UPSC and state level examinations have given their affection and support. So I request you that please continue your support. It will definitely enhance our energy and commitment to provide you quality guidance. तो हृदय से आप सभी का आभार। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग इन सोशियोलॉजी के तीसरे और अंतिम इस वीडियो में हम आंसर राइटिंग की तो बात करेंगे ही करेंगे, उसके अतिरिक्त कुछ और जनरल बातें जिसकी चर्चा हमने अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में की थी उस पर भी करेंगे। मेरे पास तमाम आप विद्यार्थियों के मैसेजेस आए हैं कि सर स्मार्ट प्रिपरेशन और एक ट्रेडिशनल प्रिपरेशन में क्या अंतर होता है, यानी हार्ड लेबर और स्मार्ट लेबर के बीच वास्तविक अंतर क्या होता है। क्योंकि इस शब्द का प्रयोग मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में, उसके लेक्चर्स में किया है, तो मैं इस बात की भी कोशिश करूंगा कि आपको उदाहरण के साथ बताऊं कि दोनों के बीच तकनीकी रूप से क्या अंतर है। आइए हम अपने पार्ट 2 पर हमने आपसे जहां पर बातचीत रोकी थी वहीं से अपनी इस जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। कंटेंट और कंटेस्ट की बात पिछले वीडियो सेकंड लेक्चर में हमने आपसे की थी। इस लेक्चर में उस कड़ी का जो अंतिम हिस्सा है कि आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग में बेसिकली ये वो पक्ष थे जो आपको ध्यान में रखना है, और इन सारे सुझावों को जो मैंने आपको बताया है उनको ध्यान में रखते हुए एक दूसरा भी एंगल है। What the suggestions have been provided by me to you, that is the one side of the coin, but there is another dimension, and that dimension is the examiner's dimension. एग्जामिनर क्या चाहता है, आपकी कॉपी में वह आपसे क्या अपेक्षा करता है। What is the expectation of the examiner in the mode of answers which have been represented by you in your answers book concerning the GS paper or sociology as an optional paper. So I would like to tell you, suggest some suggestions in brief. मैं आपको कुछ सुझाव यहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से बताऊंगा कि परीक्षक आपसे चाहता क्या है। पॉइंट नंबर 1, भाषा कैसी हो। सिंपल लैंग्वेज शुड बी सिंपल एंड लूसिड। आंसर्स की जो भाषा है वो कैसी हो, वो सिंपल हो और लूसिड हो। लूसिड का मतलब क्या है कि आप, एक मजेदार बात यह है कि बहुत सारे विद्यार्थी एस्पिरेंट्स ये सोचते हैं कि बड़े कठिन शब्दों का प्रयोग करने से बड़े अच्छे अंक मिलते हैं। 100% आप अगर ऐसा सोचते हैं तो गलतफहमी है आपके दिमाग में, इसको दूर कर दीजिए। भाषा जितनी सरल होगी, सिंपल होगी और लूसिड होगी। लूसिड का अर्थ है कि आप जो प्रश्न पूछा गया है और उसके संदर्भ में जो आप कहना चाह रहे हैं वो परीक्षक के समझ में आना चाहिए, तभी तो कनेक्ट होगा। आपके और एग्जामिनर के बीच जो कनेक्शन है वो कैसे होगा।
अगर कठिन भाषा का प्रयोग करेंगे तो कठिन भाषा का मतलब है स्पीड ब्रेकर आ गया। अब एक तरफ आप हैं, बीच में स्पीड ब्रेकर है कठिन भाषा का, और दूसरी तरफ परीक्षक है, तो इंप्रेशन मैनेजमेंट तो खराब हो गया, आपका प्रयास सार्थक कैसे होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आपको कोई बहुत हिस्टोरिकल इमारत नहीं खड़ी करनी है, सिंपल ये फोबिया निकाल दीजिए और सिंपल सी बात ध्यान रखिए कि भाषा जो है वो सरल हो और परीक्षक को समझ में आने वाली हो। तो सिंपल होने के साथ लूसिड हो। तो लैंग्वेज यूज्ड बाय यू, आइदर यू आर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम। देखिए, आप हिंदी मीडियम के हैं और अंग्रेजी मीडियम के हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब आप कहेंगे सर लेकिन हिंदी मीडियम में सोशियोलॉजी में खासकर तो रिजल्ट्स बहुत नहीं आ रहे हैं, या ओवरऑल हिंदी मीडियम में बहुत प्रतिशतता ज़्यादा नहीं है। ये सही है कि उतार चढ़ाव देखने में मिला है विगत वर्षों का, अगर हम आंकड़ा उठाकर देखें। लेकिन ये भी सही है कि हिंदी मीडियम में जिस स्तर की मांग, देखिए विसंगतियों की ओर उंगली उठाने से बेटर है कि परीक्षार्थी अपने साइड पर, अपने पक्ष और अपने स्तर पर जो खामियां हैं उस पर काम करें। हम और आप संघ लोक सेवा आयोग को न तो सुझाव दे सकते हैं न निर्देशित कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो काम है उसमें हम बेस्ट लेवल तक अपने एफर्ट्स को डाल सकते हैं, अपने प्रयास को डाल सकते हैं, जो कि अमूमन उसमें कुछ खामियां रह जाती हैं। तो हिंदी भाषी, ये कहना बड़ा सरल है कि ये भेदभाव होता है, ऐसा है नहीं। क्योंकि हिंदी भाषा से अगर आप मुख्य परीक्षा लिख रहे हैं तो अमूमन आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या हिंदी भाषा का परीक्षार्थी होने के नाते आप उस आवश्यक मानदंड को छू पा रहे हैं। क्या आपकी भाषा स्पष्ट है, सरल है, बोधगम्य है, परीक्षक से आप कनेक्ट कर पा रहे हैं अपने आप को, प्रश्न जो पूछा गया है और उत्तर जिस भाषा में भी आपने लिखा है, खासकर हिंदी मीडियम में अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो आपने वो छाप छोड़ी है। जो वोकैबुलरी, जो शब्दकोश का प्रयोग किया है वो स्तरीय है। मैंने पिछले अपने लेक्चर में कहा भी था कि बीए और एमए की जो एक मेथोडोलॉजी लेकर हम आगे बढ़ते हैं और हमारा समाजीकरण होता है, कभी कभी वह परंपरागत अकादमिक शिक्षा के उत्तर लेखन के समाजीकरण का त्याग आवश्यक हो जाता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। दूसरा, संतुलित होना चाहिए, बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का सेंस क्या है? बैलेंस्ड का यहां पर मतलब है कि मैंने आपको बताया कि अगर उत्तर के दो भाग हैं, प्रश्न के दो खंड हैं, तो जाहिर सी बात है उत्तर आपको अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन लिखना है। तो व्हेन द क्वेश्चन हैव टू पार्ट्स, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि विच पार्ट इज द थ्योरेटिकल पार्ट एंड विच पार्ट इज ऑफ द अप्लाइड सेक्शन। कौन सा सैद्धांतिक पार्ट है, हिस्सा है, और कौन सा व्यवहारिक हिस्सा है। तो संतुलन की बात यह आती है कि प्रश्न को 2-3 बार जब आप पढ़ेंगे तो प्रश्न में आपको यह पता चल जाएगा कि किस भाग पर ज्यादा जोर देना है। अब मालूम पड़ा कि एप्लीकेशन वाले पर ज्यादा जोर देना है, तो इसका मतलब यह नहीं हो गया कि आप सिद्धांत वाले पर जो हिस्सा है प्रश्न का उसके साथ इनजस्टिस कर दें। You have to be conscious and maintain the proper balance between the main part and the sub part of the question. ठीक है? तो क्वेश्चन के जितने भी भाग हैं, कभी कभी 3 भाग हो जाते हैं। एक स्टेटमेंट, इंफॉर्मेटिव स्टेटमेंट होता है और 2 उसके सब पार्ट होते हैं। तो आपको ये तभी होगा जब आप पिछले साल, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में कहा भी था कि आप 5-6 साल का जब पेपर सॉल्व करेंगे, ये सोच के मत करिए कि नहीं सर ने कहा है तो सॉल्व कर लेते हैं। कुछ जैसे बीएमए में होता था कि कुछ प्रश्न मिल जाते थे पिछले अनसॉल्व्ड पेपर को सॉल्व करने से, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। मेरे सुझाव का मंतव्य सिर्फ इतना है कि उससे एक आपको पैरामीटर समझ में आएगा कि प्रश्नों का पैरामीटर क्या है
और जब आप 5, 6, 7 सालों का पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको एक आइडिया डेवलप हो जाता है कि 20 मार्क्स के जो क्वेश्चंस हैं उनमें नंबर ऑफ वर्ड्स कितने होंगे और कैसे हमको बैलेंस मेंटेन करना है, कैसे हमको लैंग्वेज प्रेजेंटेबल बनाना है, हाउ टू मेंटेन दी बैलेंस between the parts of the question and how to represent in the simple and lucid manner in the answer book. So solving the previous year papers enables you, it will develop a skill in your personality for the desired representation. So that is only concerned with the development of skill. आपके अंदर वो योग्यता का विकास करना। आप जब पेपर को सॉल्व करते हैं आईएएस के मुख्य परीक्षा के और इवन प्रीलिम्स में भी, हालांकि मैं अभी आपको कुछ बातें उस पर आगे बताऊंगा, तो आपको बड़ा फायदा होगा। आपको लगेगा कि नहीं, इस तरह के जो प्रश्न हैं और इस स्तर के जो प्रश्न हैं इसको तो मैंने सॉल्व किया है। तो भाषा का जो डर है, हिंदी मीडियम में कुछ कठिन भाषाएं हिस्सा होती हैं प्रश्नों का, तो वो डर आपसे निकल जाएगा क्योंकि आप सॉल्व कर चुके हैं, आप फ्रेंडली हो चुके हैं। तो इस स्तर पर भी अपने को मानसिक रूप से एक इंटरकनेक्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को सॉल्व करना एक कारगर युक्ति रही है और भविष्य में भी रहेगी। इसके बाद है समसामयिक होना चाहिए। समसामयिक होना चाहिए। समसामयिक का यहां पर क्या अर्थ है? समसामयिक का अर्थ है कि सोशियोलॉजी में अगर कुछ आप इस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं जहां पर आपको लगता है कि नहीं, अभी कुछ माह पहले इस प्रश्न को जस्टिफाई करने के लिए एक बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके पास, ठीक है, तो वह समसामयिक उदाहरण माना जाएगा। आप उसे कोट कर सकते हैं और अगर वो किसी सोशियोलॉजिकल स्टडी में के संदर्भ में या किसी केस स्टडी में उसकी चर्चा की गई है तब तो आपको दोहरा लाभ मिल जाएगा। आप उसके स्टडी के माध्यम से उसे एग्जाम्पल के रूप में कोट करेंगे तो आपने एक तरह से जस्टिफाई कर दिया। ठीक उसी तरह से देखिए, सोशियोलॉजी में केस स्टडी का जस्टिफिकेशन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि इंडियन पॉलिटी में जब आप कोई आंसर लिखते हैं और आप उसके संदर्भित अनुच्छेद का प्रयोग करते हैं कि ऐसा संविधान के अनुच्छेद फला में के प्रावधान के अनुसार फला 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 फला, तो आप नहीं कह रहे हैं, आपने उस प्रश्न के उत्तर लेखन में, उत्तर के सत्यापन में जो संदर्भित आर्टिकल है उसको कोट कर दिया, तो आपकी बात क्या हो गई? मील का पत्थर हो गई। ठीक है, एग्जामिनर पढ़ेगा, कहेगा अरे ये तो एप्रोप्रिएट आर्टिकल को परीक्षार्थी ने क्या किया है, उसका रेफरेंस दिया है, कोट किया है, तो उत्तर पूरा हो गया। तो एक ये आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग का एक जो सबसे सशक्त पहलू है वो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूसरा है चौथा है अभिव्यक्ति स्पष्टता। जो आपका आंसर राइटिंग का आप जो एक्सप्रेस कर रहे हैं उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए। एक्सप्रेशन क्लैरिटी जिसे हम कहते हैं। आपने उत्तर लिखते समय बातों को उलझा दिया और जब कंक्लूजन तक एग्जामिनर पहुंचता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। आपने थियरी, मान लीजिए पहला पार्ट थियरी का है, दूसरा एप्लीकेशन का है, तो आपने थियरी भी लिख दिया, फिर एप्लीकेशन लिख दिया, फिर थियरी लिख दिया और फिर उसको जस्टिफाई नहीं किया कि थियरी और एप्लीकेशन, या एप्लीकेशन किस तरीके से थियरी को सपोर्ट कर रही है, या एप्लीकेशन यानी जो अप्लाइड सेगमेंट है। मैं एक उदाहरण यहां पर आपको दे दूं, बात और स्पष्ट हो जाएगी। भारत में संयुक्त परिवार का क्या वास्तव में विघटन हो रहा है? डू एक्चुअली द फैमिली एज एन इंस्टीट्यूशन इज ऑन द वे ऑफ डिसऑर्गेनाइजेशन। अब परिवार रूपी संस्था विघटन के मार्ग पर है या क्या वास्तव में हो रहा है? तो आपको उसका जो अप्लाइड सेगमेंट है कि फैमिली के जो फंक्शंस हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फैमिली, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो दैट, एंड आफ्टर हैविंग द क्लैरिटी कंसर्निंग द फंक्शंस ऑफ द joint family, go through the case studies,
recent case studies or the case studies which have been taken between 2-3 decades, what those case studies reflects as a conclusion. Try to have an intensive insights about those case studies, and then try to see around your society, do the functions of the joint family are on the way of disorganization. तो परिवार के प्रकारों पर आपको अपनी दृष्टि रखनी पड़ेगी कि क्या वास्तव में आज जिस तरह की स्थिति है उसमें क्या संयुक्त परिवार क्या वास्तव में विघटन की ओर उन्मुख हैं, क्या उनमें विघटन दिखाई दे रहा है, या जॉइंट परिवार जिसके नाते अपने प्रकारों के नाते जाने जाते हैं तो क्या उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई दृष्टिगत हो रहा है। तो ये सारी स्पष्टता आपको होनी चाहिए। जब तक यह स्पष्टता नहीं होगी तो आपकी अभिव्यक्ति स्पष्टता, एक्सप्रेशन क्लैरिटी संभव नहीं है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स, टिपोलॉजीज, इसकी बात अपने पहले लेक्चर में की थी। उसका कारण यही था कि सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी तभी होगी जब आप डिक्शनरी से कुछ मूलभूत जो सिलेबस में टर्म्स दिए हुए हैं सोशियोलॉजिकली, उनको आप थोड़ा सा देख लें, उसके बारे में क्लैरिटी, एक स्पष्टता, उसका बोध अपने अंदर विकसित कर लें, तो ये आपको फायदा देगा। इसके बाद आपको ये ध्यान में रखना है कि आंसर्स में ये 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पक्ष हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने को स्ट्रेस में न लेते हुए इन सुझावों को ध्यान में रखेंगे तो आपका आंसर जैसा कि आप चाहते हैं उस दृष्टि से बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग देखें 2016 IAS सोशियोलॉजी पेपर 1 में, पेपर फर्स्ट 2016, इसका जो क्वेश्चन पेपर है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन सी, क्वेश्चन 4 का सब क्वेश्चन सी, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन, निर्धनता एवं सामाजिक अपवर्जन के बीच संबंध की विवेचना करिए। नाउ आई हैव यूज्ड द वर्ड सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड वर्ब। मैं लेक्चर 1 में इन शब्दों का मैंने प्रयोग किया था। आइए इस उदाहरण पर देखें कि क्या सब्जेक्ट है, क्या प्रेडिकेट है, क्या वर्ब है, कैसे वर्ब इंटररिलेट करता है। डिस्कस दी relationship between poverty and social exclusion, social exclusion, निर्धनता और सामाजिक अपवर्जन। अपवर्जन मतलब एक्सक्लूड करना, अलग करना, समाज के मुख्य धाराओं से कुछ व्यक्तियों के समूह को अलग करना। जैसे कहा जाता है कि महिलाएं भी सोशल एक्सक्लूजन का शिकार हैं क्योंकि पैट्रियार्की उन्हें मुख्य धारा में नहीं आने देती। पॉलिटिकली पार्लियामेंट में 33% आरक्षण नहीं हो पा रहा है क्योंकि वो भी एक तरह से एक्सक्लूजन का ही प्रयास रहा है अभी तक, क्योंकि उस लेवल की पॉलिटिकल विल दिखाई नहीं पड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ में। तो एक्सक्लूडेड हैं अभी भी 1/3 पार्लियामेंट में। एग्जैक्ट अगर आप देखिए पार्टिसिपेटरी जो डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन है उनका, तो वो पार्टिसिपेटरी रेशियो जो है वो दिखाई 1/3 नहीं देता। तो अब सब्जेक्ट प्रेडिकेट जो मैंने लेक्चर 1 में कहा था, आपको मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि क्या है।
देखिए क्वेश्चन को समझिए, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन। तो पॉवर्टी एंड सोशल एक्सक्लूजन, सामाजिक अपवर्जन के बीच के संबंध को, ठीक है। तो इन दोनों, ये पहले तो आपको ये मालूम हो चाहिए व्हाट इज पॉवर्टी, निर्धनता क्या है, व्हाट इज पॉवर्टी, ठीक, व्हाट इज सोशल एक्सक्लूजन, ठीक है। सामाजिक अपवर्जन क्या है, सामाजिक निर्धनता क्या है। जब तक आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होगी इन दोनों की, तब तक संबंध कैसे आप स्थापित करेंगे, उन दोनों के बीच का जो रिलेशनशिप है कैसे डेवलप करेंगे। तो रिलेशनशिप डेवलप करना, जो रिलेशनशिप वर्ड है वो क्या है, वो है रिलेशनशिप। वर्ब क्या होता है, वर्ब एक क्रिया है, तो रिलेशनशिप क्या होगा, एक प्रोसेस है, क्रिया है, तो वर्ब ये हो गया। और ये वर्ब जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये दोनों जो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच इंटररिलेट कर रहा है। डिफरेंस पूछ सकता था। देखिए वर्ब ही तय करता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच किस तरह का संबंध होगा। वर्ब ही तय करता है कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बीच सौहार्द होगा या संघर्ष होगा। समझाने के परिप्रेक्ष्य से मैं आपको यहां बता रहा हूं, ये शब्द यूज कर रहा हूं। दोनों के बीच प्रेम होगा या घृणा होगी, दोनों के बीच संबंध होगा या अलगाव होगा। तो रिलेशनशिप की बात कर रहा है, अलगाव की बात नहीं कर रहा। लेकिन इस रिलेशनशिप को तो तभी आप स्थापित कर पाएंगे ना कि जब आपके पास एक क्लियरिटी होगी कि पॉवर्टी है क्या, निर्धनता से तात्पर्य क्या है, सामाजिक अपवर्जन से तात्पर्य क्या है। समझ रहे हैं बात को। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी पॉवर्टी। और आपको यहां पर एक बात बताना बड़ा महत्वपूर्ण है कि ये दोनों जो अवधारणाएं हैं इनका इकोनॉमिक्स में भी, जीएस में आपको प्री और मेंस में इकोनॉमिक्स पढ़ना है, इन दोनों का प्रयोग वहां पर भी है। निबंध में भी एक्सक्लूजन पर या पॉवर्टी पर आ सकता है निबंध लिखने को। तो सोशियोलॉजिकली जब आपके पास एक क्लियरिटी होती है इस तरह की अवधारणाओं की, तो ये सोशियोलॉजी के पेपर में ही आपको फायदा नहीं पहुंचाती, जीएस में भी देखिए, इकोनॉमिक्स में अगर आप देखिए प्री में भी है, मेंस में भी है। और मेंस में इस तरह के सवाल बन सकते हैं एक्सक्लूजन पर, चूंकि ये दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सोशियोलॉजी में, आज के पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ट्राई टू, मैं बार बार आपसे ये अनुरोध कर रहा हूँ, आपको सुझाव दे रहा हूँ कि आप डिक्शनरी का प्रयोग जरूर करें। और डिक्शनरी आपको वह कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी एक ही जगह पर प्रोवाइड कराती है। तो इन दोनों के बीच रिलेशनशिप को जब आप डेवलप करेंगे तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं। आपने पॉवर्टी कर दिया, सोशल एक्सक्लूजन कर दिया, और पॉइंट वाइज 1 2 3 4 5 करके आपने बना दिया, ये भी एक तरीका है। आपने बुलेट्स का प्रयोग कर लिया और बुलेट्स में दोनों का रिलेशनशिप क्या है उसको आपने इस्टेब्लिश कर दिया कि पॉवर्टी किस तरीके से रिलेटेड है, सोशल एक्सक्लूजन के कौन कौन से डायमेंशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो डायमेंशंस जहां पर दोनों एक दूसरे से 100% तो रिलेशनशिप नहीं है, कहीं कहीं कुछ डिफरेंस भी होगा, उसको दरकिनार करते हुए जहां पर दोनों के बीच संबंध है, दोज इश्यूज, दोज डायमेंशंस विच आर इंटरकनेक्टेड, which establish a clear-cut relationship between both the sociological concepts, those dimensions should be presented in the forms of answer. The mode of the answer, that is on up to you. How you are writing, you are making the box like this, or you are using bullet wise, paragraph wise, that depends on you, है ना। उस समय आप किस मनोस्थिति में रहते हैं और किस तरीके की विधि का आप प्रयोग करते हैं, ये आप पर है। इसके लिए मेरी तरफ से कोई स्पष्ट सुझाव इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने कहा ना कि कंटेंट जो होता है और कंटेंट का रिप्रेजेंटेशन जो होता है यह एक सब्जेक्टिव प्रैक्टिस है। मैंने आपको याद करिए प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि 10 विद्यार्थियों को एक ही प्रश्न का उत्तर लिखने को दिया जाएगा
तो उनकी अभिव्यक्ति की स्टाइल अलग अलग होगी। तो ये प्योरली एक व्यक्तिनिष्ठ क्रिया है, तो इसलिए ये सुझाव है जो आपको सूट करे। मूल विषय ये है, अभिव्यक्ति स्पष्ट और सशक्त होनी चाहिए एक अच्छे शब्दावली का प्रयोग करते हुए। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बीच ये जो वर्ब है, वर्ब इन दोनों के बीच के संबंधों की व्याख्या कर रहा है। तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट और वर्ब का खेल ये है। मैं आशा करता हूं कि अब आपको कहीं भी इस तरह का कोई आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग इन सोशियोलॉजी में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर होती है तो आप मुझे अवगत कराइएगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं हर एक क्वेरी का जवाब दूं आपको, और मैं आभारी हूं। आप लोगों ने मेरे प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स थे उसको बहुत सपोर्ट दिया है। आई एम वेरी मच थैंकफुल फ्रॉम द कोर ऑफ द हार्ट फॉर योर सपोर्ट एंड अफेक्शन एंड सजेशंस टू। आपके सुझाव भी ढेर सारे आए हैं, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अधिक से अधिक हमारे लेक्चर्स को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जितना अपना सपोर्ट हमें दर्शाते हैं, हमारी ऊर्जा विस्तारित होती है। हम अपनी प्रतिबद्धता को और ज़्यादा मजबूती के साथ इस कार्य में लगाते हैं और अपना बेस्ट आपके लिए अपना बेस्ट एफर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो आप अपना सहयोग इसी तरीके से बनाए रहेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अब आइए एक दूसरा विषय यहाँ पर है कि सर स्मार्ट प्रिपरेशन या स्मार्ट लेबर और हार्ड लेबर के बीच वास्तव में अंतर क्या है। देखिए, जो दोनों शब्द है, दोनों शब्दों के बीच जो मूल बात है वो है कि जब जो पाठ्यक्रम है, पहली चीज़ मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि आप सोशियोलॉजी के पाठ्यक्रम को कम से कम इतनी बार जरूर पढ़ें कि आपको पाठ्यक्रम के संदर्भ में कहीं कोई अस्पष्टता ना हो। यू शुड बी well aware about your prescribed syllabus and those topics which have been mentioned in your syllabus should be on your tips. अब the difference between the traditional and hard labor and the smart labor, उसकी थोड़ी सी बातचीत यहाँ पर कर ली जाए। आप अगर अपना सोशियोलॉजी का IAS का सिलेबस जरा सा आप खोल लें, अपने सामने रख लें, तो समझने में आसानी होगी। मैं कोई एक यूनिट उठा रहा हूं फॉर द सेक ऑफ द एग्जाम्पल, फॉर द सेक टू एक्सप्लेन यू, आपको समझाने की दृष्टि से। जैसे इसमें एक टॉपिक है स्ट्रैटिफिकेशन इन मोबिलिटी, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। अब ये जो टॉपिक है ये पेपर 1 का है, पेपर 1 का है, ठीक है। अब इस टॉपिक में सिलेबस मेरे हाथ में है। आपने पढ़ा कॉन्सेप्ट्स, थियरीज, डायमेंशंस और सोशल मोबिलिटी। जब आप इस यूनिट को पूरी तरीके से पढ़ लें तो आप छठे यूनिट पर मत जाएं, यानी कि ये कौन सा यूनिट है, ये यूनिट नंबर 5 है। फर्स्ट पेपर में यूनिट नंबर 5 है। ध्यान दीजिए, ये यूनिट 5 ऑफ पेपर 1। तो नॉर्मली 1 2 3 4 5 के बाद 6 पर आप आते हैं, इसको आपको नहीं करना है। जब आप सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी पढ़ते हैं तो आपको इस यूनिट को खत्म करने के बाद आप तुरंत आइए कहां पर, पेपर 2 पर आइए, पेपर 2। अब पेपर 2 में क्यों आप आएंगे, तो पेपर 2 में तुरंत इसके बाद आप आ जाइए बी, यूनिट बी। और यूनिट बी में पहला प्लस दूसरा
प्लस तीसरा और प्लस चौथा। ठीक है, इसको इसी क्रम में पढ़िए आप, इसको इसी क्रम में पढ़िए। अब दोनों के बीच मामला क्या है? सोशियोलॉजी का पेपर 1 का यूनिट 5 सामाजिक स्तरीकरण और गतिशीलता, यह इस टॉपिक के सैद्धांतिक पक्ष को अपने अंदर समेटे हुए है। सिद्धांत और व्यवहार ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट पक्ष होते हैं समाजशास्त्र में। तो सिद्धांत आपको मालूम हो गया। अब सवाल यह है कि वो सिद्धांत जो है वो व्यवहार में भी मौजूद है, तो आपको ये देखना है कि वो व्यवहार में किस रूप में मौजूद है। स्तरीकरण हर समाज में पाया जाता है। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज एन यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, दैट इज the information which you have gone through in the paper 1, but if you are talking about the Indian society, then in which form the stratification is visible in Indian society, that is the matter of concern here. So it lies in the form of caste system. So stratification, overall theories, dimensions, concepts, those all are the sketch part of the theoretical segment, and when you go through इसी क्रम में when you go through on the topic which is related, which I have mentioned, this 4 subunits, you are going through the topic of the caste system. So this is the application, this is the applied segment, because in the developed and western societies there is no caste system. What exists there? The existence of the applied segment of the stratification is the class, and here caste. This is the difference. But when you will start your journey, you have to know what is the gist of the one of the classic work done by Louis Dumas, known as Homo hierarchus, in 1969, तो होमो हायरार्कस, लुई डूमा एक फ्रेंच समाजशास्त्री था, और वो अपने फ्रेंच सोसाइटी के अध्ययन के लिए उसको कंपैरेटिव स्टडी करनी थी, तुलनात्मक अध्ययन करना था। तो तुलनात्मक अध्ययन अपने क्लास सोसाइटी का करना है, तो उसे एक ऐसे समाज की आवश्यकता थी जहां पर वो क्लास की वर्गीय चरित्र मौजूद ना हो, और वो था भारतीय समाज, जहां पर वर्ग नहीं था, जाति व्यवस्था पाई जाती थी, और वह जाति व्यवस्था एक सांस्कृतिक गुण के रूप में, सांस्कृतिक विशेषता के रूप में, एक मूलभूत विशेषता के, सांस्कृतिक मूलभूत विशेषता के रूप में स्थापित थी हमारे रोजमर्रा के जीवन में। तो उसने यहाँ पर रहकर संस्कृत सीखी। लुई डूमा ने 10 से 12 साल यहाँ भारत में बिताया, संस्कृत सीखी और बड़ा बढ़िया अध्ययन किया। आज भी होमो हायरार्कस से बढ़िया अध्ययन कास्ट पर नहीं माना, अभी उससे बेहतर कोई, उसे सुपरसीड करने वाला कोई अध्ययन नहीं आया। उसके बाद जो महत्वपूर्ण अध्ययन आया वर्ष 2000 में, इंट्रोगेटिंग कास्ट बाय दीपांकर गुप्ता। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से, किस क्रम में पढ़ना है, उसका फायदा क्या होगा। अब प्रश्न ये आएगा कि सर पढ़ना तो है, तो इसमें स्मार्टनेस वाली कौन सी बात है? स्मार्टनेस है, पहले अमूमन 99.9% विद्यार्थी क्या करते हैं, यूनिट 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया, 7 पढ़ लिया, 8 पढ़ लिया, ये नहीं पढ़ा। अब जब आपने स्ट्रैटिफिकेशन पढ़ा फर्स्ट पेपर में, और तुरंत आपने सेकंड पेपर के अप्लाइड सेगमेंट उससे जुड़े हुए हिस्से को पढ़ लिया, तो आपको यह पता चल गया कि दोनों के बीच इंटर रिलेशन क्या है। अब जब प्रश्न का, या तमाम प्रश्न इस तरह से आए हैं जिसमें पहला हिस्सा थियोरेटिकल है, दूसरा अप्लाइड है, तो चूंकि आपने इंटरकनेक्टेड वे में पढ़ा है, तो प्रश्न अगर इंटरकनेक्टेड वे में पूछा गया है, अंतर संबंध है, डिफरेंस है, या एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हुआ कुछ हिस्सा प्रश्न का है, तो चूंकि आपने अपनी तैयारी ही उस आधारशिला पर की है, तो आपको बहुत ही फन टाइप का हो जाएगा, एक फन प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको बिल्कुल तनाव नहीं होगा। उसका कारण ये है, दिस इज द स्मार्ट वे। पाठ्यक्रम वही है, बस आप अपने परंपरागत
तरीके को त्याग करके एक स्मार्ट तरीके को यूज़ करते हैं। और मालूम पड़ा टॉपिक एक है, ये हेड है, ये टेल है, और आपने इस स्मार्ट तरीके का प्रयोग करते हुए, और समाजशास्त्र में, मैं बाकी ऑप्शंस के बारे में अधिकृत व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन समाजशास्त्र में यह फार्मूला 100% कारगर है, 100% कारगर है। आप इसका प्रयोग करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे बताए हुए सुझावों को अगर आप ईमानदारी से अपने प्रैक्टिस बिहेवियर में लाते हैं तो आपको उसका फायदा, एक यूनिट ही आप करके देखें, आपको उसका फायदा स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। सो ट्राई टू फॉलो दिस स्मार्ट वे of preparing those topics which are the part and parcel of your sociology mains syllabus. That is my one major suggestion regarding the smart preparation. समय समय पर और भी जब अलग अलग विषय आएंगे मैं आपको उसका सुझाव दूंगा, बट यहाँ पर इस सुझाव को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद जो अगला होगा हमारा यहाँ पर विषय कि हमारे पास बहुत सारे क्वेरीज आई हैं कि सर हम कौन सा मटेरियल यूज़ करें। आपको मैं सुझाव दूंगा कि देखिए मटेरियल तो बाज़ार में हिंदी और इंग्लिश में प्रचुर मात्रा में है। आपको इस्तेमाल क्या करना है? आपको इस्तेमाल करना है सबसे पहले आप इग्नू का मटेरियल ESO, इग्नू का ESO में थिंकर्स की 6-7 बुकलेट्स आती हैं। तो आप सबसे पहला काम ये करें कि आप उन बुकलेट्स को लें और कम से कम पतली पतली बुकलेट्स हैं, आप उसको पढ़ डालिए। इस भरोसे के साथ पढ़िए कि आपको वो क्रमबद्धता का ध्यान रखना है, और क्रमबद्धता का ध्यान जब आप रखेंगे, जैसे ESO 1 बुकलेट 1, 2, 3, 4, क्रमबद्धता का मतलब यह है कि अगस्त कोम्त फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगर हैं तो उनके बाद आपको दुर्खिम पढ़ना चाहिए। तो क्रमबद्धता क्योंकि सक्सेसर्स बाद में आए हैं तो उन्होंने पूर्ववर्तियों के काम को या तो नकारा है या बढ़ाया है या एक्सपेंड किया है, तो वो एक सीक्वेंस आपको समझ में आएगा। आप इग्नू पढ़िए और इग्नू को अपनी तैयारी का प्राइमरी लेयर बनाइए आप, ठीक है। बहुत ज़्यादा किताबों को नहीं खरीदना है। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं जो सेलेक्ट होते ना हो लेकिन वो अपने घर को लाइब्रेरी में ज़रूर कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये सब काम आपको परहेज करना है। बहुत सारी किताबों को नहीं पढ़ना है, कम किताबों को पढ़ना है। वो किताबें स्तरीय होनी चाहिए, और स्तरीय होने के साथ आपको ध्यान में रखना है कि क्या नहीं पढ़ना है। तो इग्नू से अपनी तैयारी को आप शुरू करिए। और टीबी बॉटोमोर की एक किताब है समाजशास्त्र, हिंदी में भी है, इसका ट्रांसलेशन हो गया है, और अंग्रेजी में भी है, उसको आप ले सकते हैं। उसके 2 चैप्टर्स एजुकेशन और एक चैप्टर और है, उसको अपडेशन की ज़रूरत है, लेकिन बाकी जो चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं। शुरू के 4-5 चैप्टर्स तो एप्रोप्रिएट है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन तक का जो चैप्टर है वो एप्रोप्रिएट है, वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वो एक प्रामाणिक लेखन है। और वो ऐसा लेखन है कि अगर आप मेंस के एग्जामिनेशन में कोट करते हैं तो प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध हो जाती है, फिर आपको कोई और जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इग्नू को आप आधार बनाइए, बोटोमोर की किताब ले लीजिए, और इग्नू का ESO का जितना मटेरियल आता है उसको आप अपने पास रखिए। जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ेंगी मैं आपको बताऊंगा कि क्या कैसे कितना पढ़ना है और क्या छोड़ देना है, क्या हिस्सा छोड़ देना है। तो समय की बचत होगी और आप पाठ्यक्रम पर ही फोकस रहेंगे। IAS के सिलेबस में जो पाठ्यक्रम लिखा हुआ है, जो कॉन्सेप्ट्स लिखा हुआ है, हर एक अवधारणा को आपको पढ़ना है, क्योंकि अब जो प्रश्न पत्रों का 10 नंबर 20 नंबर का जो फॉर्मेट है उसमें गेस नहीं चलेगा, है ना। और मैं गेस जैसा कोई शॉर्टकट आपको बताने वाला भी नहीं हूँ। तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि मुख्य परीक्षा सब कुछ कर सकती है। तो यहाँ पर एक तीसरा विषय ये आया प्रीवियस लेक्चर में कि मैंने कहा था कि मेरी मेथडोलॉजी, इंट्रोडक्टरी लेक्चर में भी मैंने कहा था और प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि 2 चीज़ें हैं कि अग्रवाल IAS ये मानती है कि क्यों इंटरव्यू महत्वपूर्ण है।
ये यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर दूं, अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में मैंने आपसे बार बार ये बात कही है और उसका सिर्फ कारण ये है कि मैं ये मानता हूं कि पहले इंटरव्यू की तैयारी होनी चाहिए, इसके बाद मुख्य परीक्षा की तैयारी होनी चाहिए, इसके बाद प्रीलिम्स होना चाहिए। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि ये कौन सी अद्भुत प्रणाली है। ये अद्भुत नहीं, ये स्मार्ट प्रणाली से स्मार्ट प्रिपरेशन कहते हैं। मैंने अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में जो भी बातें कही थी, जैसे जैसे ये जर्नी आगे बढ़ेगी मैं वैसे वैसे उसे सत्यापित भी करूंगा प्रमाण के साथ। क्यों अग्रवाल्स आईएएस में या हमारी जो पूरी टीम है इस बात को स्पष्ट रूप से मानती है, बिना किसी डाउट के मानती है कि तैयारी सबसे पहले इंटरव्यू की होनी चाहिए। तो मैं आपको उसका कारण बताने जा रहा हूं। इंटरव्यू क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरव्यू? व्यक्तित्व परीक्षण, टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। अब अगर आपको नाखून चबाने की बचपन से आदत है तो 30 मिनट, 35 मिनट या 40 मिनट अगर आपका इंटरव्यू चलता है तो 25 मिनट तक तो आप बहुत कॉन्शियस हैं, लेकिन वो आदत चूंकि जन्म से पड़ी हुई है तो कहीं ना कहीं मुंह कहाँ चला जाए, मुंह के अंदर आपकी उंगली चली जाएगी। आप कहेंगे अरे सर कोई बच्चा थोड़ी ना है। कोई बच्चा नहीं होता है, सब चाहते हैं कि हम बढ़िया करें, लेकिन समाजीकरण की जो एक दीर्घगामी प्रक्रिया है बचपन से चली आ रही है, तो 20 साल की आदत अचानक कैसे छूट जाएगी? मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आया और मुख्य परीक्षा के 1.5-2 महीने बाद आपका इंटरव्यू है, तो मान लीजिए मुख्य परीक्षा के मेंस के 50 दिन बाद आपका इंटरव्यू है, आफ्टर 50 डेज। तो 20 साल की आदत क्या 50 दिन में छूट जाएगी? आप स्वयं से ये प्रश्न करें कि क्या 50 दिन में 20-22 साल की आदत छूट जाएगी? नहीं छूटेगी। तो आपको अपने टेम्परामेंट को सबसे पहले विकसित करना होगा। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे मिलते हैं, सर मैं हो जाऊंगा, सर मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है। इस प्रकार का जो अविश्वास है, दिस टाइप ऑफ अनबिलीविंग, यू आर डिटरमिन्ड टू बिलीव दैट यू कांट। आप कितना दृढ़ संकल्पित होते हैं कि हम नहीं कर सकते। इसकी जगह अगर आप अपने अवचेतन मन में ये कर लीजिए, ये एक भावना भर लीजिए कि हम कर सकते हैं और हम ही कर सकते हैं। क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड में अविश्वास का जो लेयर्स बनता चला जाता है एक दूसरे के ऊपर, वो अंदर ही अंदर आपके एनर्जी की दिशा को निर्धारित करता है। अगर अविश्वास बैठा है तो सफलता संदिग्ध होगी। तो ट्राई टू डेवलप अ लेयर विच इज फुल ऑफ एनर्जी एंड ट्रस्ट ऑन योर सेल्फ। सबसे पहले कोई भी मेंटर, कोई भी प्रोफेसर या कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंडर में आप जिसके मार्गदर्शन में आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंडर में आप तैयारी कर रहे हैं, जिससे आप दिशा निर्देश लेते हैं, उसके पास कोई दिव्य इंजेक्शन नहीं है कि आपको लगा देगा तो आपको सफलता मिल जाएगी। वो आपको सुझाव दे सकता है, दिशा बता सकता है, कैसे तैयारी करते हैं वो विधि बता सकता है, करना तो आपको है। तो हमारी स्थिति कोच की है, खिलाड़ी आप हैं, मैदान पर खेलना आपको है, कोच खिलाड़ियों को तैयार करता है। अब खिलाड़ी जिस दिन मैच है उस दिन डिमोरलाइज होकर जाएगा तो कोच कितना भी वर्ल्ड क्लास का हो, खिलाड़ी का प्रदर्शन निराशाजनक रहेगा ही रहेगा। तो व्यक्तित्व पहले लाइए, और व्यक्तित्व शुरू होता है आत्मविश्वास और अवचेतन मन में स्थापित आत्मविश्वास की वो धारा से, जो ये आपको बार बार बताती है कि नहीं आप आईएएस बनने के लिए ही बने हैं, आप कर सकते हैं। इस भावना से ओतप्रोत होकर जब आप कदम बढ़ाते हैं तो चीज़ें सरल और सहज लगने लगती हैं। तो ये पर्सनालिटी का हिस्सा है। अब बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो छोटे मोटे एमए के वाइवा में या पीएचडी के वाइवा में हम लोग देखते हैं, उनका हाथ पांव ऐसे कांपता है। तो यूपीएससी के इंटरव्यू में क्या होगा? ठीक है, तो वो जो फोबिया है उसको आप निकालिए। ये सारी चीज़ें पर्सनालिटी का हिस्सा है। कल आप जिलाधिकारी होंगे, सीडीओ होंगे, एसपी होंगे,
अगर आप इस तरह से कांपने वाले होंगे या पर्सनालिटी आपकी बहुत अंदर से मजबूत नहीं है, आपका आत्मविश्वास का स्तर बहुत कमज़ोर है, आप टूट जाते हैं चुनौतियों के सामने, तो कैसे यूपीएससी आपको कैसे चयनित कर ले। मैंने आपको अपने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बताया था कि आपके माध्यम से, इन परीक्षाओं के इन लेयर्स के माध्यम से यूपीएससी भीड़ में से जिस तरह के ब्यूरोक्रेट उसको चाहिए होते हैं जो आगे चलकर देश को संभालेंगे, वेबर के शब्दों में जो आयरन केज है, जो पूरे सिस्टम का रियल एग्जीक्यूटिव, अगर मेरी दृष्टि में हिंदुस्तान के रियल एग्जीक्यूटिव इंडियन ब्यूरोक्रेसी है, आप उसका हिस्सा बनने वाले हैं। तो क्या कमज़ोर आदमी को इतना बड़ा दायित्व दिया जा सकता है? यह एक मूलभूत प्रश्न है, यह आपको स्वयं से पूछना है। तो व्यक्तित्व निर्माण, इसीलिए इंटरव्यू, जब आप अंदर से मजबूत होंगे तभी आप मेंस और प्री की तैयारी की दिशा में अपने कदम बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आपसे जो कहा था, इंटरव्यू की तैयारी पहले होनी चाहिए और अनवरत चलती है। इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू में एडमिशन लेना तो एक तरह का है कि हमें कैसे चलना चाहिए, कैसे एंटर करना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, किस तरह की एक रेस्पॉन्सिव, एक एडिकेट्स के साथ हमारी रेस्पॉन्स की आवृत्ति क्या होनी चाहिए। कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आता है तो किस विनम्रता के साथ अपनी अज्ञानता को प्रकट करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना। नहीं आता है तो आप सर्वज्ञ नहीं हो सकते, मर्मज्ञ हो सकते हैं। तो आप विनम्रता के साथ आपको कहना चाहिए कि आपको उस विषय के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है, तो वो आपकी ईमानदारी के रूप में व्यक्तित्व का वह गुण झलक कर आता है जो इंटरव्यू बोर्ड देखना चाहता है। तो इंटरव्यू की जो तैयारी होती है वो सच पूछिए तो जिस दिन से आप सिलेबस खरीद कर लाते हैं उसी दिन से शुरू हो जाती है ना। तो इंटरव्यू फर्स्ट, उसके बाद मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा सब कुछ क्यों है, इस बात को समझा जाए। सब कुछ है ये, इसलिए है क्योंकि मुख्य परीक्षा में जितने अंक आप प्राप्त करते हैं उससे तय होता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। ये तो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। अब आप जैसे इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ रहे हैं, आपने लक्ष्मीकांत या एनसीईआरटी यूज की है, खरीदी है, एनसीईआरटी से शुरू किया, फिर लक्ष्मीकांत पर अपनी तैयारी इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में पूरी की है। और करंट्स के लिए आप जो मैगजीन्स देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, या जो घटनाएं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घटती हैं पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई, उस पर आप निगाह अपनी रखते हैं। तो मुख्य परीक्षा की जो जानकारी आप इकट्ठा करते हैं, एक ही आर्टिकल आपने पढ़ा और कोई एक अगर आर्टिकल आपने पढ़ा है तो वो मेंस की दृष्टिकोण से पहली बार आप उसको पढ़िए, पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। फिर उसी आर्टिकल को इस दृष्टि से पढ़िए कि वन लाइन इंफॉर्मेशन किस तरीके से उसमें इनकलकेट है, शामिल है। आर्टिकल 1, नजरिया 2, उसी आर्टिकल को 2 नजरिए से आप पढ़ेंगे। यानी कि एट अ टाइम आपने प्रीलिम्स वाला अप्रोच अपनाया तो मेंस वाला अप्रोच और प्रीलिम्स वाला अप्रोच एक साथ लेकर चलने पर पहले आपने मुख्य परीक्षा का अप्रोच अपनाया तो विस्तारित अध्ययन किया, और जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फ्रेमिंग उपागम की दृष्टि से आपको पढ़ना पड़ा तो आपने इंटेंसिव स्टडी किया। आपने देखा कि उस आर्टिकल पर वन लाइन इंफॉर्मेशन कितने बन रहे हैं। अगर उस आर्टिकल पर आपके हिसाब से 25 इंफॉर्मेशन एक लाइन की बन रही है तो एक तरह से 25 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप बन रहे हैं। तो उसी समय उस आर्टिकल को आपने मुख्य परीक्षा की दृष्टि से भी तैयार कर लिया और प्रीलिम्स की दृष्टि से भी आपने उस आर्टिकल को ऑब्जेक्टिव अप्रोच से भी आपने उसको तैयार कर लिया। तो आप बताइए, मैंने जो अपने इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कहा था कि मुख्य परीक्षा की तैयारी सबसे आखिरी में प्रीलिम्स, अब आपको ज़्यादा बेहतर स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा, स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरीके से ये काम करता है। अमूमन होता क्या है कि लोग सबसे पहले यात्रा अपनी इस दिशा में शुरू करते हैं, और मैंने आपको सजेस्ट किया है कि यात्रा ऐसे होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, ये होनी चाहिए।
जब आप मुख्य परीक्षा में ही स्मार्टली प्रीलिम्स का अप्रोच लेकर चलते हैं तो आपको प्रीलिम्स के लिए अलग से तैयारी नहीं करनी पड़ती। इतना करना पड़ता है कि जब आपको लगता है कि हमने पाठ्यक्रम पढ़ लिया है तो आप अपने कुछ टेस्ट पेपर है या प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करते हैं। उस जब हम प्री पर अपना एक लेक्चर करेंगे तो जल्दी ही करेंगे तो हम आपको उसमें बताएंगे कि प्रीवियस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर्स और टेस्ट पेपर्स का क्या इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस तरीके से जब आप करेंगे, अग्रवाल्स आईएएस की पूरी टीम का ये मानना है कि पहले इंटरव्यू फिर मेंस, और मेंस को इस तरीके से स्मार्टली पढ़ना, मेंस के पाठ्यक्रम को इस तरह से स्मार्टली पढ़ना कि उसमें प्रीलिम्स का भी उपागम जहाँ जहाँ जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसमें सम्मिलित कर लीजिए, तो उसी टॉपिक मुख्य परीक्षा के दृष्टि से तैयार हो गया और प्रीलिम्स के दृष्टि से भी तैयार हो गया। इसी को कहते हैं स्मार्ट स्टडी। अब ऐसा थोड़ी ना है कि आपने अगर संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है तो पहले मुख्य परीक्षा के लिए पढ़ ली, फिर आगे आप बढ़ गए, कुछ मुख्य परीक्षा के प्रश्नों को सॉल्व कर लिया, अभ्यास एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपने कर लिए। सो दिस इज नॉट द साइंटिफिक अप्रोच, दिस इज नॉट द स्मार्ट स्टडी अप्रोच। वाइल स्टडिंग एनी टॉपिक, सपोज दैट यू आर स्टडिंग द प्रीएम्बल or introductory part or any regulating act, first of all you are trying to handle the approach of the mains perspective. That is not the scientific approach. While studying those topics, try to have the approach which is useful for the mains, that is exhaustive approach, extended approach, vistarit upagam, and then try to develop an approach by which you can go through the one line information and try to form multiple information which can be converted into the objective type question. So this will be very helpful. आपको एक ही टॉपिक के लिए बार बार नहीं आना पड़ेगा, मेंस अलग प्रीलिम्स अलग नहीं, मेंस पढ़ते समय ही प्रीलिम्स भी उस टॉपिक का तैयार होता जा रहा है। तो आखिरी में आया कि नहीं आया, टाइम आपका बचा और आप अलग अलग जरूरत पड़ने पर नोट्स भी बना सकते हैं। वो आपके अपनी पद्धति और आपके अपने सामर्थ्य पर डिपेंड करता है कि क्या आपको सूट करता है, उसका कोई एक यूनिवर्सल फार्मूला नहीं है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है जो आपके लिए कारगर है। आज हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर के क्रम को जारी रखते हुए आंसर राइटिंग के बचे हुए हिस्से पर बातचीत की और इस पर भी बातचीत की कि किस मटेरियल के साथ अपनी तैयारी की इस यात्रा को समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में शुरू किया जाए, वो भी मैंने आपसे कुछ चर्चा की है। मुख्य परीक्षा क्यों सर्वाधिक इम्पॉर्टेंट होती है इन तीनों में, इस पर बातचीत की, क्योंकि ये अगर आपकी बहुत अच्छी हुई है, इस पर आपने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है, तो अगर इंटरव्यू गड़बड़ भी हो गया तो भी सिलेक्शन आपका तय है। तो सारी चाबी आपके पास है, क्योंकि आंसर आप लिखते हैं मुख्य परीक्षा में, आप ही तय कर लेते हैं, ईश्वर आपकी मदद करता है, तो ये आपके ऊपर है। सफलता की चाबी आपके पास है, न यूपीएससी के पास है न और किसी के पास है, सिर्फ और सिर्फ आपके पास है, और वो है मुख्य परीक्षा। क्योंकि 90% अंक मुख्य परीक्षा के हैं, केवल 10% अंक सम टोटो का इंटरव्यू है। और अगर आपको इंटरव्यू में 50% अंक भी मिल जाता है और ये आपने बढ़िया किया है तो टॉप 10 में भी आप आ सकते हैं। तो इस रहस्य को आप समझ लीजिए और इस पर काम करना शुरू कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। ये मेरे कुछ सुझाव थे। हमारा अगला वीडियो, अगला लेक्चर जीएस फर्स्ट पेपर में इंडियन सोसाइटी, हाउ टू प्रिपेयर इंडियन सोसाइटी, और उससे जुड़े हुए विषय पर आधारित होगा। और उसके बाद हम इमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी से अपने लेक्चर का आरंभ कर देंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि आपने जिस तरीके का अपना सपोर्ट और अफेक्शन हमको दर्शाया है, आपका वो सपोर्ट, आपका वो प्यार, आपका समर्थन हमें मिलता रहेगा। अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आपका ये सपोर्ट हमें ऊर्जा से लवरेज करेगा और हम और बेहतर तरीके से अगले लेक्चर में तथ्यों को लेकर, सामग्री को लेकर आपके सामने आएंगे। इस विश्वास के साथ थैंक यू।